हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। यू ऑल नो आई एम योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आप लोग घर से बाहर ना निकलें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सीबीएसई बेस्ड आपके लिए लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियोस बनाता रहूँ और आपको शेयर करता रहूँ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू सपोर्ट अस एंड माई ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज़ क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो घर से निकल नहीं सकते, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए। आपको लगता है अगर जो बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। थैंक हेलो बच्चों, आई एम योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर 12th CBSE बोर्ड, right? So here we are going to start the topic. So electrostatic means study of charges and its effect at rest. So what do you understand by charges are at rest? बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे चार्जेस आर एट रेस्ट मीन्स चार्ज क्या आराम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, चार्ज बिल्कुल यहाँ पे आराम ही कर रहा है। एक्चुअली चार्ज दो काम करता है, या तो चार्ज मूव करता है, या तो चार्ज मूव करता है, या तो चार्ज रेस्ट में रहता है। रेस्ट में मतलब स्टैटिक पोजीशन में, स्टैटिक पोजीशन में वो मूव नहीं करता। तो बच्चों, जब चार्ज रेस्ट में रहता है या स्टैटिक पोजीशन में होता है या मूव नहीं कर रहा होता है, हम इसी की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, राइट? जब चार्ज मूव करेगा तो उसकी स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, राइट? सो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये कि चार्ज रेस्ट में कैसे हो सकता है? भाई, चार्ज रेस्ट में तभी हो सकता है अगर कोई चार्ज ट्रांसफ़र हुआ हो किसी बॉडी में और वो उसमें जाके स्टोर हो गया। अगर वो उसमें जाके स्टोर हो गया और उसके चारों ओर से जो उसकी सराउंडिंग है ना, वो इंसुलेटर की है, तो चार्ज ये किसी और बॉडी को पास कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने तो पढ़ा है कि इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस विच डज नॉट अलाउ चार्ज और करंट टू पास थ्रू द बॉडी। तो इसका मतलब अगर ये बॉडी है, अगर ये चार्ज स्टोर कर रही है और इसको हमने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट मतलब इसको अलग कर दिया, जिसके सराउंडिंग में चारों ओर इंसुलेटर है, तब ये चार्ज कहीं पे भी जा नहीं पाएगा, क्योंकि इसको कोई भी कंडक्टिंग पाथ मिलेगा नहीं, इसलिए ये आगे जा ही नहीं पाएगा और स्टोर हो जाएगा। तो इस केस में जो चार्ज इसके अंदर स्टोर हो गया, तो वो जो चार्ज कहलाएगा उस केस में वही कहलाएगा चार्जेस और चार्ज एट रेस्ट। अब चार्जेस एट रेस्ट की कुछ खासियत होती है बच्चों, अगर ये कोई बॉडी है जिसने चार्ज स्टोर करके रखा है और उसको हमने आइसोलेट करके रख दिया, तो ये चार्जेस कहीं भी पास हो नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको कोई कंडक्टर या कंडक्टिंग पाथ मिलेगा ही नहीं। तो ये चार्ज यहीं के यहीं स्टोर रहेंगे और ये मूव नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम इन चार्जेस को बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। अब बच्चों, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से कि चार्जेस एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। बच्चों, आपको पता है एक चीज़ कि अगर दो बॉडी को रब किया जाए आपस में, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र की वजह से ही स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं दूसरी बॉडी पे। और जिस बॉडी को हम रब कर रहे हैं वो जनरली इंसुलेटर होती है, क्योंकि इंसुलेटर के ऊपर अगर चार्ज अगर रब होके अगर ट्रांसफ़र हो गया तो वो कहीं पास हो नहीं पाएगा और उस बॉडी पे ही रहेगा। तो उस केस में हम उन चार्जेस को स्टैटिक चार्ज कहते हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे या नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर हमारे पास दो बॉडी है, अगर हम इनको आपस में रब करेंगे, तो सपोज़ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफ़र यहाँ से इस बॉडी पे हो रहा है, तो मतलब ये बॉडी नेगेटिव कहलाएगी और ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी। मतलब ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। अब मान लीजिए कि इस कॉम्ब को आपने किसी बिट ऑफ पेपर के पास लगाया और उस बिट ऑफ पेपर को ये कॉम्ब अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो बिट ऑफ पेपर इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव कहलाएगा। क्यों पॉजिटिव कहलाएगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो कंपेरेटिवली ये ज़्यादा नेगेटिव है और ये लेस नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। और बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी हमेशा से पढ़ी है, सिमिलर चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट।
So this is the universal property that you have to recall always. बच्चों एक सवाल है यहाँ पे कि व्हाट स्टैटिक चार्ज डज एक्चुअली, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या रिलेवेंस है, क्यों उसको पढ़ रहे हैं। बच्चों देखो, हम एक मान लेते हैं हमारे पास कोई एक पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज है, तो उस पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज एक्चुअली करता क्या है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चारों ओर, चारों ओर का मतलब सेम वैसे ही है। मान लीजिए ये चार्ज एक तरह का बल्ब है और बल्ब से जो लाइट जा रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो ये चारों ओर होगा, मतलब हर जगह से। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से अगर पास कराएं, तो उस जो जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे वहाँ पे फ्लक्स है। वो फ्लक्स कितना है उतना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया इज नोन एज फ्लक्स, और हेयर स्पेसिफिकली वी कैन मेंशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों मान लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो हमारा फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे फ्लक्स 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है एक यूनिट एरिया से, और अगर इसी यूनिट एरिया से अगर 2 फ्लक्स लाइन पास होंगी तो हम कहेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 है। बच्चों ये मैंने जस्ट समझाने के लिए बताया है कि एक्चुअली फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स वही होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि फ्लक्स क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो पॉजिटिव चार्ज में हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी इस चार्ज के हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेंगी और आउटगोइंग रहेंगी। और वहीं अगर हमने नेगेटिव चार्ज लिया होता, नेगेटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा इनकमिंग रहेगी और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेगेटिव चार्ज रहेंगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस फील्ड का सिग्निफिकेंस क्या है, आइए देखते हैं। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस समझने से पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी यहाँ पे, वो ये कि बच्चों देखो, अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मैंने अभी जस्ट दिखाया था थोड़ी देर पहले। ये तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लेकिन सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकमिंग होगी। लेकिन जहाँ पे अगर दोनों चार्ज एग्जिस्ट करें एक साथ, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस केस में हमेशा फील्ड आउटगोइंग रहेंगी पॉजिटिव चार्ज से और इनकमिंग रहेंगी नेगेटिव चार्ज पे। तो कुछ इस तरह का सेटअप बनेगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, तो उस केस में हमें पता है कि फील्ड हमेशा आउटगोइंग रहेंगी, है ना। और यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ से यहाँ तो जा नहीं सकती ना, यहाँ से यहाँ जा सकती है, तो हमेशा रिपेल करेंगी। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी क्या, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो इनकी जो फील्ड है वो भी रिपेल करती है एक्चुअली। तो फील्ड कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ना एक दूसरे के पास जाएंगी, ठीक है। सेम सिचुएशन इसमें होगी नेगेटिव चार्ज में, इसमें फील्ड हमेशा इनकमिंग रहेगी, इसमें भी इनकमिंग रहेगी, तो यहाँ से यहाँ नहीं आ सकती ना यहाँ से यहाँ आ सकती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड दोनों की तरफ इनकमिंग ही रहेगी, तो ये कहीं ना कहीं से आ रही होगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये फील्ड यहाँ पे नहीं जाएगी, इसकी फील्ड यहाँ पे नहीं जाएगी, ठीक है। बच्चों अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्चुअली सिग्निफिकेंस है क्या। मान लेते हैं कि फील्ड लाइन यहाँ से यहाँ जा रही है और इसी बीच में अगर हमने एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो क्या होगा। हमें पता है कि पॉजिटिव रिपेल करता है, तो सीधी सी बात है इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा इस फील्ड की वजह से, जो कि इस चार्ज को इस तरफ धकेलेगी। और यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज होता स्मॉल, हमें पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये जो फील्ड लाइंस है इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं इधर, ठीक है। तो बच्चों आपको एक चीज़ समझ में ये आ गई कि इस फील्ड के बीच में अगर हम कोई भी चार्ज रख देंगे, पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन लगेगा, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस फील्ड की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है, मतलब कुछ ना कुछ
फोर्स एक्ट कर रहा है, और इसी फोर्स को डिफाइन किया था किसने? कूलम्स ने। तो इसीलिए कूलम ने क्या किया? कूलम ने एक लॉ दिया विच इज़ नोन एज कूलम्स लॉ। तो बच्चों कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी दो चार्जेस हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ एक फोर्स एग्जिस्ट करेगा। वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, वो रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर हैं, अपोजिट हैं। तो मान लेते हैं हम कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। तो कूलम्स क्या कहता है? इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा F, वो डिपेंड करेगा Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। तो F डिपेंड्स ऑन Q1 इंटू Q2। और उसने ये भी कहा कि F ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम, मतलब 1/r²। तो इन दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, F इज़ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट सामने आता है। तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा कूलम्स लॉ के फोर्स का एक्सप्रेशन, जहाँ पे k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आप जानते हो क्या है? इट्स अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अगर बच्चों आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। आप पूरे लेक्चर्स अटेंड करिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो CBSE पैटर्न पे हैं और ज़्यादा लंबी नहीं रहेंगी। तो बच्चों मुझे आप लोगों की तरफ से बस यही सपोर्ट चाहिए कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बाकी बच्चे हैं इसका थोड़ा सा बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड हे